गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी का क्लियर एसएससी में स्वागत है। कल हम लोगों ने CHSL 2025 के लिए बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने 20 पढ़ा था, आज 21 नंबर का क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है कौन सा? थाइमस, लीवर, पेनक्रियास, एस्पिलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय, पेनक्रियास। अग्न्याशय को ही मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। बहिस्रावी का क्या कार्य क्या है? यह अग्न्याशयी रस को अग्न्याशयी रस का स्राव करता है, जिसमें पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, टिप्सिन, लाइपेज होते हैं, जो भोजन पचाने में काम करते हैं। जबकि अंतःस्रावी का कार्य क्या है? ये हार्मोन का स्राव करता है और वो विशेष रूप से लेगर हैंस के द्वीप से इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन स्रावित करता है और ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। किसको करता है? रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसमें सबसे मिश्रित ग्रंथि पूछा है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की क्या है? लीवर। लेकिन ये मिश्रित ग्रंथि नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछा मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्न्याशय। और एक क्वेश्चन में पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की, तो क्या हो जाएगा? लीवर। थाइमस का क्या काम है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जो क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होती है। लीवर तो यहाँ पढ़ लिए कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन ये मुख्य रूप से बहिस्रावी ग्रंथि मानी जाती है और ये क्या करती है? पित्त का उत्पादन करती है। स्पेलिन ये एक लेप्सिका अंग है। लिम्फोसाइट लिम लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन है जिसे रक्त बैंक या RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या पढ़े कि अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह पाचन के लिए एंजाइम में कौन सा? बहिस्रावी और रक्त शर्करा नियंत्रण करने के लिए हार्मोन जैसे इंसुलिन दोनों का उत्पादन करती है, ठीक है। हम 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में सुविधा प्राप्त करती है। दूसरा ऑप्शन है यह शरीर में RBC को बढ़ाता है। तीसरा, यह मुंह और दांतों को साफ रखता है। चौथा, यह ओठ और जीभ की गति को सुगम बनाकर भाषण में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा?
पूछा क्या है, लाभ नहीं है, तो इसका आंसर है यह शरीर में आरबीसी को बढ़ाता है, ये वाला ऑप्शन है। क्योंकि लार का कार्य क्या है, लार का कार्य है पाचन में चिकनाई प्रदान करना, मुंह की स्वच्छता बनाए रखने में। पाचन, चिकनाई प्रदान करना और मुंह की स्वच्छता पर को बनाए रखता है। पाचन में लार में टाइलिन एंजाइम होता है, लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू कर देता है। ठीक है। चिकनाई और निगलना, ये लार भोजन को गीला करके, लार भोजन को गीला करके चिकनाई प्रदान करके निगलने में सहायता करता है और मुंह और जीभ की गति को आसान बनाकर बोलने में मदद करती है। और यह भोजन के कणों को, स्वच्छता कैसे, यह भोजन के कणों को धोकर और रोगाणुरोधी पदार्थों के कारण मुंह और दांतों को साफ रखने में मदद करती है। ठीक है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण लाल रक्त कोशिकाओं जिसको बोलते हैं, मुख्य रूप से कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, इसको हम लोग बोन मैरो में बनती है। लार से, लार रक्त कोशिकाओं का कोई संबंध नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पूछा है लार का लाभ नहीं है, तो शरीर में आरबीसी को बढ़ाना ये लार का काम नहीं है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। इसलिए अगर पूछे लार का लाभ बताएं तो ये तीनों ऑप्शन होगा, और पूछा है लार का लाभ नहीं है तो आरबीसी को बढ़ाता है, ये ऑप्शन ही गलत होगा। इससे क्या समझ, लार का कार्य क्या है, भोजन को पचाना, निगलने और बोलने में सहायता करना तथा मुंह को साफ रखना। ठीक है। शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ाना लार का कार्य नहीं है, बल्कि यह अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हृदय, यकृत, मस्तिष्क और गुदा, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा लीवर। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर। यह प्रश्न जो पूछा गया वो आंतरिक अंग के संदर्भ में पूछा गया है। अगर बाहरी अंग के संदर्भ में पूछता सबसे बड़ा अंग हो जाता त्वचा। अगर वो बाहरी, ये क्वेश्चन में त्वचा ऑप्शन नहीं दिया, मतलब वो सबसे आंतरिक अंग के बारे में पूछा गया है, क्योंकि त्वचा ही है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जो एक बाहरी अंग है और जो पूरे शरीर को ढकता है। और यकृत, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जिसको हम लोग लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। इसका वजन वयस्कों में 1.5 किलोग्राम होता है। यह पीत का उत्पादन करता है, पीत बाइल का उत्पादन करता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और विषायुक्त पदार्थों को हटाता है और विटामिन तथा लौह का भंडारण करता है, विटामिन तथा लौह का भंडारण करता है। हृदय का क्या काम है, यह शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हृदय पंपिंग का काम करता है। ब्रेन, ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। इसका है तंत्रिका तंत्र का। किडनी उत्सर्जी अंग है, जी अंग है। उत्सर्जी अंग का काम क्या है, रक्त को फिल्टर करना।
तो इसमें क्या पूछा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, लीवर। और हम लोग उसके बाद वाला भी ऑप्शन देख लिए कि हार्ट का क्या काम है, पंप करने का काम है। मस्तिष्क का काम क्या है, तंत्रिका तंत्र को का मुख्य अंग है। और किडनी क्या करता है, उत्सर्जी अंग है और रक्त को फिल्टर करने का काम करता है। तो मानव शरीर का अगर पूछेगा क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो स्किन है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, ये आंतरिक पूछा तो ये लीवर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सेंटिक सेल किसके स्राव के लिए होता है, पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑक्सेंटिक सेल को हम लोग पेरीएटल कोशिका भी कहा जाता है, पेरीएटल कोशिका भी कहा जाता है। ये पेट की ग्रंथि की दीवारों में पाई जाती है। ऑक्सेंटिक सेल कहाँ पाया जाता है, ये पेट की ग्रंथियों की दीवार में पाई जाती है। इसका ये दो मुख्य पदार्थ का स्राव करती है। पहला HCl का, यह पेट के वातावरण को अत्यधिक अम्लीय बनाता है, जो जीवाणु को मारता है। और एंजाइम पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। कौन से एंजाइम को, पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। इसका आंतरिक कारण क्या है, यह विटामिन B12 का अवशोषण करता है। ठीक है, पेप्सिन का क्या काम, पेप्सिन को पचाने वाला एंजाइम जो पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा पेप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता और HCl द्वारा सक्रिय होता है। एंड्रोकाइनेज का क्या कार्य है, यह एक एंजाइम है जो छोटी आंत से स्रावित होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं से नहीं होता है। लैक्टिक एसिड, ये मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान या कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस द्वारा उत्पादित होता है। तो क्या हुआ, ऑक्सेंटिक कोशिका जिन्हें पैरेटल कोशिकाएं भी कहते हैं, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करते हैं। और ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करने और प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। कौन से, पेप्सिनोजेन को सक्रिय करके पेप्सिन के लिए आवश्यक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रियाएं द्वारा नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन क्या है, मस्तिष्क, तंत्रिका, रीढ़ की हड्डी और कोशिका। तो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डियां। तो रिफ्लेक्स क्रिया क्या होती है, यह पर्यावरण में उत्तेजनाओं के प्रति तेज मतलब रैपिड, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, अनैच्छिक इन्वॉल्यूटरी प्रतिक्रिया है। ये क्या है, रैपिड, ऑटोमेटिक और इनवॉल्यूंटरी प्रतिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग कभी भी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत पीछे आ जाता है। और कभी कभी देखते हैं कि घुटने में अचानक से झटका पड़ जाता, ये अचानक होता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स क्रियाएं हैं। रिफ्लेक्स क्रियाएं रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा, रीढ़ की हड्डी द्वारा ही नियंत्रित होती है, ताकि मस्तिष्क तक संदेश जाने और प्रतिक्रिया करने में लगने वाला समय की बचत हो। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन जो है रीढ़ की हड्डी में इसलिए काम करती है क्योंकि मस्तिष्क तक संदेश जाने और उस पर प्रतिक्रिया करने में जो समय होता है उसका बचत हो सके। ठीक है, और रिफ्लेक्स क्रिया के कुछ अपवाद है, जैसे आंखों की पलकने झपक आंखों
में आंखों की पलकें जो झपकती हैं वो मस्तिष्क द्वारा भी नियंत्रित होती है। ठीक है। ब्रेन क्या है? वो ऐच्छिक क्रिया है और कुछ जटिल अनैच्छिक क्रिया को भी नियंत्रित करती है। दूसरा है ये नर्वस तंत्रिकाएं, ये रिफ्लेक्स आर्क में संदेशवाहक का कार्य करती है। ये नियंत्रण नहीं करती है। सेल किसी भी शारीरिक कार्य की मूलभूत इकाई है, इसके बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, रीढ़ की हड्डी। रिफ्लेक्स क्रिया जैसे गर्म वस्तु से हाथ हटना रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है। यह क्रिया मस्तिष्क को शामिल किए बिना त्वरित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र का मोनोसोमी, 21वें गुणसूत्र का त्रिगुणसूत्रण, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, महिला में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो इसका आंसर है 21वें गुणसूत्र का त्रिगुणसूत्रण। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। गुणसूत्र की संख्या में असामान्यता के कारण इस स्थिति को ट्राइसोमी कहा जाता है। ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का अर्थ है 2 सामान्य प्रतियों के बजाय 3 प्रतियां मौजूद होती है। मतलब व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय, नॉर्मल गुणसूत्र के 46 के बजाय 47 हो जाती है, जिसको हम लोग किस कारण होता है? डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HIV मेनली इन्फेक्टेड, HIV मुख्य रूप से संक्रमित होता है साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, किलर लिम्फोसाइट, सेल मेडिएट टी लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर होगा हेल्पर लिम्फोसाइट। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो किसके कारण? एड्स के कारण बनता है। इसका लक्षण है मुख्य रूप से हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को संक्रमित करता है, जिन्हें टी कोशिकाएं कहते हैं। इसको हम लोग टी कोशिकाएं भी कहा जाता है। टी कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिरक्षा प्रणाली की कमांडर कोशिकाएं होती है। वे अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने के लिए सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका परिणाम होता है कि जब टी कोशिकाओं को HIV जब कोशिकाओं को नष्ट कर देता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति द्वितीयक संक्रमण, सेकेंडरी इन्फेक्शन और कैंसर के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, जिसे एड्स कहा जाता है। ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का प्राथमिक लक्षण हेल्पर लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग टी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के विनाश से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है, जिसे एड्स होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें डैश संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। तो किसकी असामान्य रूप से वृद्धि होती है? व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है। ल्यूकेमिया क्या होता है? यह रक्त बनाने वाला ऊतकों का कैंसर है जिसे सामान्यतः रक्त कैंसर कहा जाता है। मतलब ऊतकों में, आमतौर पर अस्थि मज्जा में कैंसर उत्पन्न करता है, इसलिए इसे रक्त कैंसर कहा जाता है। कारण अस्थि मज्जा अत्यधिक संख्या में असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC का उत्पादन शुरू कर देता है। क्या करता है? ल्यूकेमिया कहाँ? अस्थि मज्जा में अत्यधिक संख्या में WBC का उत्पादन शुरू कर देता है और ये असामान्य परिपक्व नहीं हो पाते और स्वस्थ रक्त कोशिका में कौन कौन से WBC, RBC और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल देती है, जिससे शरीर संक्रमण से लड़ने या रक्त स्राव को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण ल्यूकेमिया होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, देश भर में स्मार्ट शहरों का निर्माण, तीसरा है बाह्य आंतरिक में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, नई शिक्षा नीति। इसका आंसर है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण प्रदान करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां टीकाकरण की सुविधा कम है। मिशन इंद्रधनुष 7 वैक्सीन निवारणीकरण रोग है। 7 वैक्सीन में रोग से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बचाया जाता है, जैसे कौन कौन से? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा और हेपेटाइटिस। इसकी संख्या 7 इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतीक है। किसके किसके बताया जा सकेगा? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा और हेपेटाइटिस। ये इंद्रधनुष के 7 बीमारी से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बचाया जा सकेगा। ठीक है, इसलिए इस मिशन को बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है। पौधों में पाए जाने वाले अधिकांश विषाणु में होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA RNA, केवल डबल स्ट्रैंडेड RNA। इसका आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। प्लांट वायरस
पादप कोशिका, कोशिका नहीं, पादप विषाणु, क्योंकि हम लोग विषाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणु जो होते हैं वो कुंडलित हेलिकल या कोसाहेड्रल आकार के होते हैं। अधिकांश पादप कोशिका में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उनकी आनुवांशिक सामग्री के रूप में होता है। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे प्रसिद्ध पादप विषाणु तंबाकू मोजेक वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। कुछ पादप विषाणु में डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रचलित है। ठीक है, इसलिए पौधों में पाए जाने वाले अधिकांश विषाणु किसमें होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में। ये कैसे, इसका आकार कैसा होता है, हेलिकल या कोसाहेड्रल आकार का होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित होता है। शायद ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है लीवर, स्किन, लंग्स और किडनी। तो किसमें पाया जाता है, लीवर में। ठीक है, हम लोग लीवर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो विटामिन ए है यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। और कौन कौन से घुलनशील होते, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और विशेष रूप से यकृत और वसा उत्तकों में ये रहते कहाँ हैं, यकृत, लीवर और वसा उत्तकों में संग्रहित होते हैं। यकृत में भंडारण विटामिन ए शरीर के कुल भंडारण का 90%, विटामिन ए शरीर के कुल भंडारण का 90% यकृत में संग्रहित होता है। यह भंडारण शरीर को कई महीनों या वर्षों तक आपूर्ति कर सकता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिका वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। कोशिका वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किडनी का काम, ये फिल्टर का काम करता है और मूत्र का उत्पादन करता है। इसमें भंडारण स्थल नहीं होता है। स्किन, ये विटामिन डी के उत्पादन में शामिल होता है, ना कि विटामिन ए के भंडारण में। लंग्स क्या करता है, श्वसन से संबंधित अंग है। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है। यह शरीर में विशेष रूप से यकृत में भारी मात्रा में संचित होता है, जिससे यह शरीर को लंबे समय तक आपूर्ति कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, डैश रोग, घाव या असंक्रमित शल्य चिकित्सा उपकरणों की सतह के कारण होता है। कौन कौन सा है, कालाजार, सैनक्राइड, डिप्थीरिया, टीटनेस। तो इसका आंसर होगा टीटनेस। टीटनेस इसे लॉक जॉ भी कहा जाता है। किस जीवाणु के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जीवाणु के कारण होता है। इस जीवाणु के बीजाणु कहाँ रहते हैं, मिट्टी में, धूल और जानवरों के मल में पाए जाते हैं।
जानवरों के मल में पाए जाते हैं। ये बीजाणु आमतौर पर गहरे घाव, चोट, कटने या जले हुए स्थान से शरीर में प्रवेश करते हैं और बीजाणु असंक्रमित शल्य चिकित्सा उपकरणों की सतह पर भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग 33 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।